नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 24 अंतिम भाग। बद्री से घिरी म्लान संध्या बरामदे में उतरती दृष्टता से खुली खिड़की से कूद कर कमरे में रेंगने लगी थी। जाने कब तक दोनों भयावह परिस्थिति में सहमे एक दूसरे से सटे चेतना ही खो बैठे। आंटी ने सहम कर खासा, कली ने बेड स्विच दबा दिया। धुंधली रोशनी में वो आंखें बंद कर चुपचाप लेट गई। हाथ में पूजा की छोटी टोकरी लटकाए आंटी के साथ साथ माँ कली के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और प्रबीर कुर्सी से उठ गया। कली के मित्र हैं, आंटी उसका परिचय देने लगी। इन्हीं के परिवार के साथ कलकत्ता में रहती थी। अभी अभी शादी हुई है। आंटी ने सरल चातुर्य के साथ सद्य विवाहित होने का प्रसंग भी जोड़ दिया, जिससे सक्की पन्ना और कुछ न समझ बैठे। उठ क्यों गए, बैठी है ना, पन्ना ने अपने उसी मीठे स्वर में कहा जो भुलाए गए पैसे के भूल जाने पर भी कंठ में रिस गया था। उस कंठ की सदी मीठी बैठी है सुनकर मजाल थी कि कोई ना बैठे। प्रवीर बैठ गया। श्वेत चिकन की साड़ी, कोहनियों तक सुडोल बाहुओं में चुस्त कसा श्वेत ब्लाउज, गले में तुलसी कंठी और ललाट पर चंदन की बिंदी। कब आए आप, पन्ना ने पूछा। अभी अभी तो आए हैं, आंटी फिर चहकने लगी। उस संकोची गंभीर युवक पर आंटी को तरस आ रहा था। इसी से उससे पूछे गए हर प्रश्न के तलवार के वार को ढाल बनी स्वयं बढ़कर झेल रही थी। पत्नी को क्यों नहीं ले आए? फिर वही मोहक मीठी हंसी। कली का भी जी बहला रहता। पन्ना ने बड़े प्यार से सोई कली के माथे पर हाथ फेर कर कहा, लाएंगे लाएंगे। आंटी फिर उसी उत्साह में कहने लगी, लाएंगे क्यों नहीं? कली बेटी, तुम्हारी दूसरी कैप्सूल का टाइम हो गया, ले आऊं? किसी चतुर फैंसिंग के पैतरेबाद की बात उन्होंने दवा का प्रसंग छेड़ दिया। पैतरा बदल लिया। कैसा जी है बेटी? पन्ना कली की गोरी सुडौल हिंदी पल्फों को फिर सहलाने लगी। कली ने ऐसे चौंक कर आंखें खोली जैसे अब तक सचमुच ही उसे झपकी आ गई थी। आंटी ने घड़ी देखकर उसे कैप्सूल खिलाई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। माँ, कली ने डूबी आवाज किसी दूर की मस्जिद के गुम्बद में गूंज रही अजान से गूंज गई। क्या है बेटी? माँ, मेरे मित्र गाने के बेहद शौकीन हैं। प्रवीर ने सहम कर पलंग पर पड़ी परिहास प्रिया की ओर देखा। पता नहीं अब क्या कह बैठेगी। बात बात में हंसी थिरकाने वाले होठों पर स्मित का इंद्रधनुष खेलने लगा था। खुद कहने में शर्मा रहे हैं, पर तुम्हारा लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड भी है इनके पास। इन्हें आज वही गाना सुना दो ना माँ। कौन सी रीत? प्रिय प्रसंग के उल्लेख से पन्ना अब भी खिलौती थी। संगीत चर्चा ही उसको एकमात्र दुर्बलता रह गई थी। पन्ना की गोल गोल कलाई में अपनी दुर्बल कलाई का गजरा सा लपेटती कली स्वयं गुनगुनाने लगी। प्रौढ़ा सुरलय नटनी ने धीमी गुनगुनाहट को पहचाना और पल भर को चेहरा फक पड़ गया। बेवकूफ क्या इनकी। दबे स्वर में बच्ची सी मचल रही कली को फटकाने लगी। यह क्या कोई गाना है? वाह, आप क्या सोचती हैं कि ऐसी बीमारी का फांसी का फंदा गले में पड़ गया है तो मैं जाने तक रामधुन छोड़ और कुछ सुन ही नहीं सकती? मैं यही गाना सुनकर रहूंगी। आपने नहीं सुनाया तो फिर तीसरी कैप्सूल नहीं खाऊंगी, न बिस्तर पर लेटूंगी, वो ड्राइव पर इलाहाबाद घुमाऊंगी। यह कली की सबसे बड़ी धमकी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि बाहर से भले चंगी स्वस्थ दिखने वाली उस लड़की की पीठ में कभी भी शरीर में घात लगाए बैठा छिपा रूप शत्रु घातक छुरा घोंप सकता था। एक बार कहीं सामान्य चोट भी आ गई तो अनवरत बहते रक्त प्रवाह को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। जिद्दी कली को असाध्य रोग की पीड़ा ने और भी जिद्दी बना दिया था। पन्ना सिर झुकाकर गाने लगी, जो बनवा के सब रस ले गई ले भवरा, गूंजी रे गूंजी। वर्षों के रियाज में सदा मिस्री गुलाकंठ स्वर एक ही पंक्ति को बार बार दोहराने लगा। अपने स्वाभाविक स्वर को शायद कुछ दबाकर ही पन्ना गा रही थी, पर क्या आसन्न प्राय मृत्यु की सारंगी ही उसे जवाबी संगत दे रही थी। प्रवीर को लगा बिस्तर पर पड़ी कली उस मधुर गूंज के साथ साथ फुमलाती जा रही है। उसके जी में आया वह सबके सामने निर्लज्ज बन उसे गोदी में उठाकर कहीं भाग जाए। ले, अब तो खाएगी कैप्सूल? पन्ना ने बड़े दुलार से आंटी के हाथ से कैप्सूल लेकर उसे खिला दिया और उठ गई। चलूं आरती कराऊं, आप भी तो थक गए होंगे। अपनी मधुर मोहक मुस्कान के साथ वो प्रवीर की ओर मुड़कर ठिठ हुए। मैंने इनके लिए कमरा ठीक कर दिया है, आंटी बड़े उत्साह से कहने लगी। बॉबी का कमरा खाली पड़ा है, खाना खाकर आराम से सो रहिएगा। माँ चली गई है आंटी, अब तुम जाकर खाना लगा दो। कली एक बार फिर उचक कर बैठ गई। उत्तेजना से उसकी दोनों आंखें चमकने लगी थी। जानते हो आंटी क्या कहती हैं? कहती हैं माँ एकदम पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेस लगती हैं। और जिस दिन पहली बार माँ को देखा तो बोली, वो बहू अपनी माँ का ठप्पा है। फिर अपनी एक गाल दुष्टता से
नीच कर कली ने आंटी का हाथ पकड़कर बड़े लाड से हिला दिया। यू इडियट, कहती वह एक बार फिर तकिए में सरक गई। लग रहा था न उसे बैठ कर चैन आ रहा है न लेट कर। तब मैं क्या जानती थी सनी। आंटी रुआसी हो गई। अच्छा अब सुनो आंटी, खाना को बढ़िया बनवाना समझे। कल तक ये पांडे जी के दामाद थे, आज से ये तुम्हारे दामाद हैं। ओ माय गॉड, आंटी ने पूरा अप्रैन मुंह में ठूस लिया। 4-5 ठुड्डियों के शिलाखंडों में जर्जराती हंसी की आनंद ने झड़ी विराट बच्छिस्तर के उत्तुंग होती विशाल उधर उधर को कंपित कर उठी। दिन भर में किया गया कली का एक आध ऐसा निर्लज मजाक आंटी की सारी उदासी को दूर बना देता था। आंटी चली गई तो एक बार फिर एकांत में दुदरके में डूब गया। तुम सोच रहे होगे मैं कितनी बेहया हूँ। छड़ बदलते नित्य नवीन रूप के साथ कंठ का बहुरूपिया चूल्हा भी क्या स्वयं ही बदल जाता था। कभी आनंदी हंसी का उज्ज्वल तार सब तक प्रवीर को चौंका देता था और कभी सिसकियों में डूबी आवाज से उसका कलेजा को टूट उठती। बहुत पहले बीबीएन के डैडी हमारी जिद से ऊपर हमें जेल दिखाने ले गए थे। खड़े होकर चक्की के बड़े बड़े पार्ट चलाते वो छंदर कैदी, निबड़ बिनते, दरी बिनते, ऐसे छोकरे कैदी जिनकी शायद नीचे भी नहीं निकली थी। फिर फटी फटी आंखों और सपाट चेहरे वाली औरतें, जिनमें से एक नाउन थी दूसरी मालिन, दोनों ने अपने अपने सुहाग को अपने हाथों से फूंक दिया था। पति गाती उन मर्दानी औरतों को देखकर सहमी बीबीएन बाहर भाग गई थी। डैडी, आपने हमें फांसी की सजा वाले कैदी नहीं दिखाए। मैंने कहा तो डैडी ने रपट दिया, नहीं वहाँ तुम नहीं जा सकती, असली गालियाँ बकते हैं हम आगे। पर मैं जानबूझकर अपनी जिद से उस दलान में पहुंच गई जहाँ चिड़ियाघर के शिक्षों में बंद हुए भूखे से चक्कर लगा रहे थे। मुझे देखते ही उनके असली ठहाकों की पिचकारियाँ छूटने लगी। जेलर को देखकर भी अपने को नहीं रोक पाए। मुझे खींचकर बीबीएन के डैडी बाहर चले आए। मौत की सजा मिली है, इसी से जंगली लोग बेहया हो गए हैं, उन्होंने कहा था। मुझे भी मौत की सजा ने बेहया बना दिया है। कली ने हंसकर प्रवीर का हाथ दबा दिया। तुम जल्दी ही चले जाओगे क्या? जाना तो मुझे आज ही था, अब कहीं से ट्रंक करना होगा। कल शाम को चलकर अब परसों ही पहुंचूंगा। पल भर को कली का क्लांत चेहरा फर्श से तन्य की गहराई में कछुए सा सिर दुबक गया। आंटी के विराट शरीर को अपनी चुड़ैल के भूकंपों धक्कों से पत्ते सा हिलाने वाली गंभीर माँ को अपनी बचकानी जिद से पराजित करने वाली कली जैसे चूक गई थी। शायद अब वो जान गई थी कि अपनी दुर्बल बाहें फैलाकर वो बिगड़ जाने वाले को नहीं रोक पाएगी। मैं तुम्हें देखने फिर आऊँगा कली। प्रवीर ने उसके नुकीले कंधे पर हाथ रख दिया। अभी चलना, अभी पहला चार्ज है। वह अपनी व्यवस्था की कैफियत देने लगा। वह चुपचाप पड़ी रही। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि कब आएगा। शून्य में फैली दो दुर्बल बाहों या आवाज से क्या दो स्वस्थ पुष्ट फैली बाहों ने उसका सहसा चुंबन सा अपनी ओर खींच लिया था। माँ आरती का प्रसाद देने आई तो प्रवीर बुत सा बना कुर्सी पर ही बैठा था। अरे आप तब से ऐसे ही बैठे हैं? खाना तैयार है, बस लगाने जा रहे हैं। आप गोश्त तो खाते हैं ना? कली फिर चहकने लगी। माँ, इन्हें कल जाना है, नहीं तो आपसे कहती इन्हें अपने हाथ का बना खड़े मसालों वाला गोश्त खिला दो। कोई बात नहीं बेटी, फिर जब आएंगे तो मुझे लिख देना, मैं वहाँ से आकर इन्हें अपने हाथ से गोश्त बनाकर खिला दूंगी। कैसी स्निग्ध रानी वाली हंसी थी और आंखों से टपकता कैसा अपूर्व थी। तुम्हें लिखने वाली तब तक रहे तब ना। आनंदी आंखों से बड़ी देर से लुप्त हो गई हंसी एक बार फिर लौट आई। चुप कर, दिन भर बकती रहती है, मरे तेरे दुश्मन। पन्ना खाना लगाने चली गई तो दब से हंसी को दिया फिर से बुझ गया। कल वह चला जाएगा, मैं तुम्हें देखने जल्दी ही आऊँगा कली, और बार बार आता रहूँगा। प्रवीर ने कली के बिखरे बालों को सहलाया। मत आना, मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनना है। अपनी घुटन उसने कंठ में घुटक ली। विद्रोहिणी का अटपटा आदेश प्रवीर ने नहीं सुना। क्या कह रही हो कली? उसने बड़े लाड से पूछा और झुक गया। कुछ नहीं, कली ने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। रात का खाना उस दिन बेंच पर न लगाकर कली के कमरे में लगा। आंटी ने अपना वो डिनर सेट निकाला जो उन्होंने पहले प्रेमी के 17वीं वर्षगांठ को उपहार में दिया था। कली जानबूझकर ही उस ऐतिहासिक डिनर सेट की कहानी दोहराने लगी थी। आंटी के सब प्रेमियों ने ऐसा ही उपहार दिया होता तो आज तक आंटी के पास 32 डिनर सेट होते। क्यों है ना आंटी? वंचित मीठी जेली के लिए मचलती कली को आंटी रोकने लगी तो वह पलंग से कूद कर प्रवीर के पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। देखते ही देखते उसने पन्ना की नजर बचाकर प्रवीर के हाथ से उसकी जूठी प्लेट छीन ली और ऐसे खाने लगी जैसे देवता का प्रसाद हो। माँ हाथ धोकर लौटी तो वह शांत आज्ञाकारिणी बालिका सी पलंग पर लेट गई। मैं सोचती हूँ आज कली दिन भर नहीं सोई है, अब और स्ट्रेस ठीक नहीं है। कली ने चौंका प्रवीर की ओर देखा। और दिन काटने पर भी न कटने वाला समय क्या आज पंख लगाकर उड़ गया था? पन्ना का पलंग कली के पलंग से सटकर लगा था। चाहने पर भी चतुर गंदनी अब सतर्क जेल वार्डन के छल नहीं सकती थी।
कली के कमरे से एक कमरा छोड़कर ही बॉबी का वो कमरा था जहाँ आंटी प्रवीर को पहुंचाई थी। प्रवीर सोया नहीं, खुली खिड़की के पास देर तक खड़ा ही रहा। जिस अबाध्य प्रेम ने कली को उस रात दुस्साहसी छलांग के लिए प्रेरित किया था, वही दुस्साहस उसकी नस नस में व्याप्त होकर उसे उन्नत बनाने लगा। क्यों न दबे पैरों अंधेरे कमरे में टटोलता जाकर कली के सिराने खड़ा हो जाए और उसे चुपचाप बाहों में भरकर अपने कमरे में ले आए। पर उसके पास में तो ऐसी सतर्क संरक्षिका सो रही थी जिसने यौवन काल में रात रात भर जाकर न जाने कितने निशाचर अतिथियों का आतिथ्य निभाया होगा। वह क्या इस अतिथि की दबी आहट को नहीं पकड़ लेगी? आंटी ने कहा था कि डॉक्टरों ने कली को अधिक से अधिक वर्ष भर जीने की अवधि दी है, पर संभव यह भी था कि मृत्यु कभी भी अनजाने में उसे आकर दबोच ले। एक बार दिल्ली जाने पर वो क्या सहज जी फिर लौट पाएगा? इस अनिश्चित अवधि का एक अमूल्य क्षण वो मुट्ठी में दबोच कर भागना चाह रहा था। दिल्ली पहुंचने पर चतुरा नई पत्नी की सतर्क दृष्टि की सर्च लाइट छल बल से बनाए गए अंधकार के घेरे को चीर भागते दस्यु को कभी भी पकड़ सकती थी। सोच विचार कर और मनस्ताप से बना प्रवीर कभी बड़े दुस्साहस से बरामदे तक जाता, पर दूसरे ही पल पन्ना की खांसी उसे कायर बना देती। सारी रात ऐसी कायर में बीत गई। उजाला ठीक से हुआ भी नहीं था कि वह बरामदे में टहलने लगा। अचानक बड़ाक से द्वार खोलकर हाथी से सकती आंटी उससे निपट गई। तनी गजब हो गया, मैं सुबह ही कैप्सूल खिलाने गई तो देखा ठंडी पड़ी है, मुंह से अजीब आवाज निकल रही है, ऐसा तो कभी भी नहीं करती थी। तुम चलकर देखो जरा, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। मुझे तो लग रहा है सी इज सीकिंग। कल रात तक जो आनंद उर्मियाँ बिखेरती, चबल मछली सी तैरती, इधर उधर नाच रही थी, वो डूब कैसे सकती थी? प्रवीर कमरे में पहुंचा तो पन्ना सिरहाने बैठी रुमाल से कली के ललाट का पसीना पोंछ रही थी। दोनों हाथ छाती पर धरे हुए जिस प्रकार निद्रा में डूबी सो रही थी, उसको प्रवीर ने देखते ही पहचान लिया। क्या ऐसी बीमारी में भी वह त्रैलोक्य दर्शन की गोरियों को नहीं छोड़ सकती थी? कभी कभी सारा शरीर ऐठने में गठरी बन जाता और फल भर को सुंदर चेहरा पीड़ा से विकृत होकर नीला पड़ जाता। दूसरे ही क्षण फिर गर्दन लटक जाती, चेहरे पर शांत निद्रित शिशु किसी मुस्कान खेलने लगती और स्वाभाविक श्वास प्रश्वास देख वन्ना बड़ी आश्वस्त दृष्टि से प्रवीर की ओर देखने लगती। डॉक्टर मोजस ने आने में विलंब नहीं किया। झुककर उसने प्रगाढ़ निद्रा में डूबी अवस्थ देह की एक एक पसली को ठोक पीट कर देखा। अनुभवी हाथ में नाड़ी की छुई गति को बांधा, रेशमी पंखों की चेमन को बरबस चीर कर छड़ छड़ पथरा रही आंखों को देखा और फिर खड़ा हो गया। जिस रोग ने इतने महीनों से घात लगाई, इस बार का प्राणघाती अभियुक्त हुआ रोग नहीं था, इसमें डॉक्टर को भी संदेह नहीं था। इसने कुछ खा लिया है, वो धीमे स्वर में कहने लगा। बहुत बड़ी मात्रा में खाया है। हो सकता है स्लीपिंग पिल्स की पूरी शीशी गुटक गई हो। अस्पताल ले जाने में बेकार परेशानी में पड़ जाओगी, उस पर भी अब कोई बचा नहीं सकता। पल्स इज ऑलमोस्ट गॉन। हो सकता है 10-15 मिनट। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि सांस लेने को जूझती हाथी कली हार कर चुप गई। मृत्यु सुनने में कितनी भयावह लगती है, पर देखने में उतनी ही निरीह और स्वाभाविक। अभी वह थी, अभी नहीं। दोनों हाथ अभी भी छाती पर धरे थे। अर्ध उन्मीद बड़ी आंखें तो पहले ऐसे ही अधखुली कर सोती थी। वह आंटी अपने को रोक नहीं पाई। हिस्टेरिकल सिसकियों से विराट देह कांपने लगी, पर पन्ना शांत स्थिर बैठी थी। ऐसी स्तब्ध होकर वह तब भी बैठी थी जब विधाता ने इस अनामा संतान को उसकी सोनी कोख में डाला था। आकस्मिक औदार्य से उसे माँ बना दिया था और आज आकस्मिक पूर्ण हृदयहीनता से उसे एक बार फिर संतानहीन बना दिया था। डॉक्टर आंटी का पुराना मित्र था। सिसकती आंटी के कान के पास आकर वह फिर फुसफुसाने लगा। मैं सोचता हूँ अब देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके मिट्टी उठा दो। आजकल की पुलिस का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। इस आई टोले से पहले हिंदू मिट्टी उठ रही थी, उसी से आंटी को हिंदू इष्ट मित्र जुटाने में कुछ विलम्ब हुआ। स्वयं उनके हिंदू कमिश्नर मित्र ने आकर उनकी सहायता की। प्रवीर एक बार भी बाहर नहीं निकला। पता नहीं आंटी के बंगले का कौन सा अनजान अंधेरा कमरा था, शायद पेंट्री थी। वहीं चोर सा दुबक कर घंटों बैठा रहा। बड़ी देर बाद आंटी चाय का प्याला लिए ढूंढती ढूंढती पहुंच गई। अरे तुम यहाँ बैठे हो, उसे तो कब का ले गए। ऐसी सुंदर देह और जलाकर खाक कर देंगे। हिंदू शास्त्र हमारी समझ में नहीं आता। अपनी सिमेट्री में होती तो मार्बल टॉप बनवाती। आंटी का गला रुक गया। कब्र के पत्थर के नीचे दबने से तो अच्छा था कि चिता में जलकर उसका कुछ भी शेष ना रहे। तुम बैठो सनी, मैं जरा गिरजाघर जा रही हूँ। टू प्रे फॉर हर सोल। मर्दाने रुमाल से नाक पोंछती आंटी चली गई। प्रवीर के हाथ का प्याला कांप गया। टू प्रे फॉर हर सोल, जिसने उसके चंद्रे से वो अपनी चुनरी की गांठ बांधकर संस्थान में महोत्सव मनाया था, क्या वह उसकी आत्मा की शांति के लिए एक बूंद पानी भी नहीं देगा? हड़बड़ाकर उठा और चुपचाप बाहर निकल गया। संगम पहुंचा तो डूबते सूरज में गंगा का आंचल रंग यमुना का छोर थमा लिया था। एक टूटे से बजरे में संगम के बीच पहुंचकर वह उतर गया। फिर बड़े असमंजस में दोनों पैर
पानी में डूबो पर कुछ देर तक खड़ा रह गया। क्या किसी की मिट्टी देकर आए हो बाबू? अधेड़ नाव वाले की सहानुभूतिपूर्ण जिज्ञासा का उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, पर वह उसके उदास चेहरे की व्यथा को भांप कर समझ गया कि चोट ताजी है। ठीक जगह पर खड़े हो बाबू, मिट्टी को पानी यहीं दिया जाता है। दक्षिणा मुखी होकर उसने एक अंजलि भर मुक्तिदायी पावन अमृत उठा लिया। पर क्या कहकर छोड़ेगा यह जल? न उसका कुल था, न गोत्र, न हिंदू शास्त्र तो उस पार जाने वाली यात्री से भी कुल गोत्र का वीजा मांगता है। तब क्या हो, यह जल उस अनामा कुल गोत्र की प्रेत योनि तक नहीं पहुंचाएगा? इस पल को उसे लगा जन्म जन्मांतर के त्रिशार्थ दो सूखे अदर उसकी जल भरी अंजलि से सट गए हैं। ललाट पर वैष्णवी त्रिपुंड, गले में तुलसी की माला, अर्धनग्न पीठ पर फैले काले केस। संगम तट की प्यासी आदर्शी वैष्णवी क्या उसके पास फिर आकर खड़ी हो गई थी? प्रवीण ने आंखें बंद कर ली और होठ बुदबुदाने लगे। एकाग्र प्रयतो भूत्वा एवं मंत्र मुदीर्यता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अवसेनापि यं नाम्नि कीर्ति सर्वपातकः पुमान विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्ते मृगेरीं। व्यवस्था से फैली हथेली में बुदा सा जल जरा कर फिर संगम के नीलाप जल में एकाकार हो गया।